नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश में आई आपदा को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज भी समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश में बारिश से क्षतिग्रस्त केदारनाथ के पैदल रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। वहीं भारतीय वायुसेना के चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सुबह Mi-17 के जरिए 10 श्रद्धालुओं को गोचर हवाई पट्टी पर पहुंचाया गया। बता दें कि बुधवार रात अतिवृष्टि और बादल फटने के कारण लिचौली, भीमबली, घोटा पड़ाव और रामबाड़ा सहित कई स्थानों पर मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। Considering the monsoon season, you could see the weather is not totally clear. It sometimes it opens up and sometimes it closes. So we have to keep a very close eye how the weather is there inside the valley. Considering that, we have launched one sortie in the morning in which one Mi-17 V5 has successfully carried out a rescue of 15 personnel, and we have inducted close to 9 NDRF personnel into the Kedarnath helipad. Second, Chinook has attempted, but because of bad weather, it has to abort its mission and came back. And now again we got an opportunity that the weather is opening up. We are again making one more attempt, and we will keep continuing trying, keeping all safety in mind to safeguard all the people, at the same time keeping the safety of the aircraft and its occupant also as a prime importance. उत्तराखंड में तेज बारिश के कारण चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। इस पर जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक गुप्त काशी हर्षवर्धनी सुमन ने बताया कि रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। अलग अलग स्थानों पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जितने भी यात्री हमारे यहाँ बारिश के कारण प्रभावित हैं वो सभी सुरक्षित जगह में हैं और जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं लिंचोली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगल चट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा कंटिन्यूसली हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हज़ार के करीब यात्रियों को हमने निकाला था। आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम और जगह जगह पर अभी भी कई जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा है, पर हमारे सभी यात्री जो है सुरक्षित स्थानों में हैं, उनको फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके कोई परिचित जो आपसे जिनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनका जो आप नंबर, नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को नोट करवाइए। हमारा जो आकस्मिक हमने जो इमरजेंसी नंबर दिया है उसमें अपना डिटेल शेयर करें और आपके सभी जितने भी यात्री हैं सब सभी सुरक्षित हैं, उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है और किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया में प्रसारित ना करें। वहीं बारिश के चलते नैनीताल जिले में 2 स्टेट हाईवे समेत कुल 11 सड़कें बंद हैं, पर बावजूद इसके स्टेट हाईवे 41 रामनगर हल्द्वानी पर वैली ब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है। इस पर जानकारी देते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को वैली ब्रिज का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता बंद सड़कों को खोलना है, लेकिन परिस्थितियों को नुकसान ना पहुंचे इसके आकलन के बाद जल्द से जल्द इसे भी तैयार किया जाएगा। कलवा के पास जो पुलिया वो बह गई है और मुझे बताया गया है कि इसमें कुछ चैनलेशन के वर्क्स भी होने हैं जिससे कि इतना फ्लो यहाँ पे पानी का ना आए। दूसरा, यहाँ पे डिपार्टमेंट से कहा गया है कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी बेली ब्रिज का इरेक्शन वो करें, उसको मैं विजिट भी करूँगा कुछ दिनों में और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए यहाँ पे एक बड़ा ब्रिज भी प्रपोज कर दें ताकि हर बार इस तरह की दिक्कत ना आए। तो वहीं कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रथ यात्रा आपदा के चलते सामान्य स्थिति होने तक स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी ने निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा ने यात्रा स्थगित करने का ऐलान किया है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर यात्रा की शुरुआत से ही जुबानी हमला बोला जा रहा था। अब यात्रा स्थगित होने के बाद में हमला और भी तेज हो गया है। कांग्रेस आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रही है और केदारनाथ जी के लिए, श्री बद्रीनाथ जी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है और उत्तराखंड में धामों की स्थिति को सुधारने के लिए
केंद्र की सरकार भी गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है। अब केवल केदारनाथ विधानसभा का चुनाव होना है, स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए केवल केदारनाथ के को विषय बना करके, केदारनाथ के विषय को हाईलाइट करके वो राजनीति करना चाहते, जबकि कांग्रेस की हकीकत तो यह है कि वो सनातन को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो वो केदारनाथ जी को के अस्तित्व को किस प्रकार से जो है बखान कर रहे हैं, ये मेरी समझ। निश्चित रूप से कांग्रेस की यात्रा पर नहीं, सैर सपाटे पर निकली थी, बड़े बड़े होटलों में और स्विमिंग पूलों में स्नान कर रही थी, आनंद ले रहे थे उनके नेता यात्रा के नाम पर, और नाम केवल भगवान का ले रहे थे। भगवान की प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर पहले से ही है, भगवान केदारनाथ जी की ज्योतिर्लिंग है, तो कांग्रेस पार्टी जैसे लोग उसकी प्रतिष्ठा बचाने जैसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आसमान पर थूकने जैसी बात है। इसलिए भगवान ने भी सोचा कि इन पापियों के लिए आने के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। और घटिया बयान है विनोद सोयाल से, इससे ज्यादा की मैं अपेक्षा भी नहीं कर सकती थी। विनोद सोयाल ने एक तो कांग्रेस पर आसमान में थूकने का आरोप लगाया है कि केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कांग्रेस में थूकने, आसमान में थूकने के समान है, और दूसरा उन्होंने कहा कि बाबा केदार भी नहीं चाहते थे कि ये कांग्रेसी उनके दर्शन करें, क्योंकि इनका मन साफ नहीं है, इसलिए उन्होंने आपदा ला दी। तो इसका मतलब ये जो तमाम लोग मर रहे हैं आपदा में, बादल फटने की खबर आ रही है, केदार घाटी में जगह जगह मार्ग जो है पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गए। तो सोयाल जी इस बात पर ताली बजा रहे हैं घर में बैठकर या कार्यालय में बैठकर कि कांग्रेसी जो है दर्शन नहीं कर पाए। बाबा केदार का जो दरबार है वो सबके लिए एक समान है, वो सबको समदृष्टि से देखते हैं बाबा केदार का, उनके लिए कोई कांग्रेसी कोई भाजपाई नहीं है। और ये बात कहने की हिम्मत क्या भाजपा प्रवक्ता उन तमाम श्रद्धालुओं से कर पाएंगे जो 2000 से अधिक श्रद्धालु सोनप्रयाग पर फंसे हुए हैं। साथ ही उत्तराखंड में आगामी दिनों में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना शुरू हो गया है। वहीं चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है। जल्द ही उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। 3 चीजें बहुत प्रमुख है, मैं अनेकों बार कहा है, मैं आज भी दोहरा रहा हूँ। सीमांकन की प्रक्रिया और उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया के बाद हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे, और सरकार पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही सीमांकन होगा और आरक्षण की जो स्थिति है वो क्लियर होगी, हम चुनाव कराएंगे। तो वहीं प्रदेश सरकार आम जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही अब प्रदेश की धार्मिक सरकार प्रदेश में मेट्रो परियोजना को धरातल पर उतारने की कवायद में लगी हुई है। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अब राज्य सरकार इस परियोजना पर फिर से काम कर रही है। ये चूंकि आप जानते हैं कि मेट्रो हमारे प्रदेश में इसकी सुविधा मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहे, और चूंकि सेंटर में हम लगातार इसकी बातचीत करते रहे, वहां आशातीत सफलता हमें नहीं मिली। अब हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से हमने 2 मॉडल दिए हैं, उन 2 मॉडल को लेके अभी एक सीएस की अध्यक्षता में बैठक होनी है। उस मॉडल को फाइनल होने के बाद, जो डीपीआर फाइनल होने के बाद, फिर हम इस काम की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो वहीं अगस्त का महीना शुरू होते ही स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों से होने लगी है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिवस है जो कि पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं राजधानी देहरादून में भी स्वतंत्रता दिवस पर अनेकों कार्यक्रम किए जाने हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी सैनिका ने भी अधिकारियों के साथ बैठक ली है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की रूपरेखा पर चर्चा भी हुई है। हर साल की तरह परेड ग्राउंड में हमारे यहाँ पे 15 अगस्त का समारोह किया जाएगा, और जो हम लोगों की रूपरेखा होती है उसी क्रम में आज बैठक ली गई थी। समस्त विभागों को बुलाया गया था, और जो मेन डिपार्टमेंट से जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, नगर निगम हो गया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गए, उन सबको अवगत करा दिया गया उनकी ड्यूटीज से, और उसी क्रम में कार्रवाई की जाए। तो उधर मंत्री सौरभ भैगुड़ा उधम सिंह नगर के जसपुर नाधेई शुगर मिल पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
इस दौरान मंत्री सौरभ हैगुड़ा ने शुगर मिल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही लोगों की समस्याओं को भी सुना। जब से चीनी मिल का प्रभार मैंने संभाला है, हमारी कोशिश यही रही है कि हर चीनी मिल सुचारू रूप से चल सके। उसके जितने भी रिपेयर्स होने हैं, जितनी भी उसकी तैयारियां होनी है, वो सीज़न से पहले हो जाएं। किसी भी किसान को अव्यस्तता ना झेलनी पड़ी मिल के खराबी की वजह से या हमारे सरकार के या अधिकारियों के रवैयों की वजह से। तो मैं आज नादेही चीनी मिल का निरीक्षण करने आया हूँ। जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी यहाँ पर हैं, पार्टी के हमारे कार्यकर्तागण हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कमी, कुछ एक दो पॉइंट उठाए गए हैं यहाँ पे लोगों के द्वारा, और मैंने आश्वस्त किया है इनको कि हर पॉइंट को ध्यान से देखा जाएगा। मिल की तैयारी अच्छी चल रही है और मैंने कोशिश यही करेगी, हमारी सरकार की तरफ से और मिल के प्रबंधन की तरफ से ये कोशिश करी जाएगी कि 31 अक्टूबर तक इसका फाइनल ट्रायल रन करके हम मिल को तैयार कर दें, ताकि सीज़न आने पे मिल समय पे शुरू भी हो सके, ब्रेकडाउन्स ना हो और हमारे किसानों को फ़ायदा मिल सके। पिछले साल देहरादून शहर स्वच्छता की रैंकिंग में देश भर में 68वें स्थान पर आया था, जिसके बाद इस बार देहरादून को देश के टॉप 50 शहरों में लाने के लिए नगर निगम ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। इस पर जानकारी देते हुए देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि इस सेग्रेगेशन, लेगोसी, स्टेट प्रमिशिंग में C&D वेस्ट जैसे बिंदुओं पर पिछले साल कम अंक मिले थे, जिन पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष हमको स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे भारत में 68वीं रैंक प्राप्त हुई थी, 68। इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि हम टॉप 50 शहर में आए। इसके लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जिन बिंदुओं पर पिछले वर्ष हमको कम स्कोर मिला था, जैसे सेग्रीगेशन का पॉइंट था, लीगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग का पॉइंट था, अथवा C&D वेस्ट का पॉइंट था, इस बार उन सभी कमियों को पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। लीगेसी वेस्ट निस्तारण प्रारंभ हो गया है। सेग्रीगेशन के लिए हमारी टीमें 47 वार्ड में जन जागरूकता अभियान लगातार कर रही हैं। C&D वेस्ट के लिए भी हम टेंडर प्रक्रिया के चरण पर हैं। तो ये सब चीज़ों पर सुधार आया है और जिन चीज़ों पर हमने पिछली बार अच्छा स्कोर किया था, ये चुनौती भी है कि हम लगातार उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सकें। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का, जहां बागेश्वर में NSUI कार्यकर्ताओं पर हुए मुकदमे के विरोध में देहरादून में NSUI कार्यकर्ताओं ने बागेश्वर पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया कि बीते दिनों बागेश्वर में RSS का एक कार्यक्रम था, जिसमें NSUI और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पुलिस के पास तहरीर दी गई, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ NSUI कार्यकर्ताओं पर ही केस दर्ज किया है। हमने जो पुलिस प्रशासन है उसका कुछ हुआ है, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा अभी 29 तारीख को RSS का कार्यक्रम बागेश्वर में चल रहा था। NSUI और ABVP का झगड़ा होता है, उसमें पुलिस को दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी जाती है, मगर पुलिस प्रशासन द्वारा रात को सिर्फ ABVP की तहरीर का मुकदमा दर्ज कर सुबह 5 बजे NSUI के कार्यकर्ताओं को घर से उठा लिया जाता है और उनके ऊपर मुकदमा जो लगाया जाता है वो डकैती का मुकदमा लगाया जाता है। मैं सरकार से और पुलिस प्रशासन से पूछना चाहूंगा, कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा जो वहाँ BA, LLB और MA कर रहे हैं, वो लोग क्या डकैत है? इसीलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि पुलिस के ऊपर दबाव ना बनाए और NSUI के कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए, उनके ऊपर डकैती के मुकदमे हटाया जाए। अगर NSUI के कार्यकर्ताओं की जमानत नहीं होती है जल्द से जल्द और डकैती जैसे संगीन धाराओं में जो मुकदमे दर्ज हैं वो वापस नहीं लिए जाते, तो NSUI पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी और पुलिस मुख्यालय तक का घेराव। तो उधर नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों और सफाई कर्मचारियों ने अखिल भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं सफाई कर्मचारियों की ओर से SDM को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने ठगी और धोखाधड़ी के आरोपियों को गिरफ्तारी करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही एक मांग भी उठाई है। साथ ही उन्होंने कार्रवाई न होने पर काम बंद कर हड़ताल करने की भी चेतावनी दी है।
2-3 व्यक्तियों के द्वारा इन सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई थी। उसी की शिकायत लेकर पहले भी मेरे पास आए थे, जो तहरीर इन्होंने दी थी मैंने कोतवाल साहब को दे भी दी है। दोबारा इनके द्वारा फिर बदतमीजी की गई है। दोबारा मैं कोतवाल साहब को इसकी तहरीर, उनकी जो ज्ञापन आया हुआ है उनको भेज रहा हूँ। उसमें कार्रवाई के लिए मैं कोतवाल साहब इस पर इसमें कार्रवाई करें और जो भी दोषी हो उसका नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करें। पावस गुप्ता नफीस अंसारी के विरुद्ध यहाँ उनकी गिरफ्तारी की मांग करने आए थे। हम यहाँ पर जैसे पहुँचे, हमारे पीछे पीछे पावस गुप्ता, राशिद अंसारी, सुमित यादव और नफीस अंसारी, ये 4 लोग अपने साथ 10-20 लोगों को लेकर के हमारे कर्मचारियों के साथ हाथापाई करी, मारपीट करी, गाली गलौज की। तो उसकी तहरीर लेकर के आज हम लोग आए हैं कि उनके विरुद्ध तहसील में जो व्यक्ति इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकता है तो सोचो वो क्या नहीं कर सकता। कर्मचारियों को, उन लोगों से जान माल का खतरा है, इसलिए हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करने आए हैं। प्रशासन से हमने कहा है कि यदि हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी तो हम काम बंद हड़ताल करेंगे। तो वही हल्द्वानी के बेस अस्पताल में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अचानक छापेमारी की। दरअसल कमिश्नर दीपक रावत बेस अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने डायलिसिस करने वाले मरीजों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों के लिए सुविधा न होने पर सेंटर चलाने वाले आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारियों और बेस अस्पताल के सीएमएस को फटकार भी लगाई। हल्द्वानी में जो बेस हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल में जो डायलिसिस होती है, ये डायलिसिस एक कंपनी को आउटसोर्स्ड है और यहाँ पे एक दिन में लगभग 70 के आसपास जो पेशेंट्स का लोड है। और पिछले काफ़ी समय से मैं न्यूज़पेपर्स के माध्यम से देख रहा हूँ इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पहले तो 2-3 बार ऐसा हुआ था कि पानी ख़त्म हो गया था, उसकी शिकायतें थी, उसको फिर इंटरवीन करके रिजॉल्व करा दिया गया। और अभी एक शिकायत आज मैंने देखी है कि बेड्स यहाँ पे नहीं हैं और गत्ता लगा के किसी तरीके से काम चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी गलत है और पेशेंट्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आज केवल ये देखने आया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 2 यहाँ पे डॉक्टर्स होने चाहिए, उसमें से भी एक यहाँ पे नहीं है। तो एक तो मैंने यहाँ पे जो पीएमएसएन से कहा है कि आप रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, दिन में एक बार यहाँ पे ज़रूर आएंगे। जो भी एजेंसी की ओर से कमी रहती है इन राइटिंग अपने डीजी को बताएंगे, उसमें जो भी पीनल मेजर्स हैं उनका भी उल्लेख करेंगे। और उसके बाद भी नहीं होता तो व्यक्तिगत रूप से या तो डीएम को बताएंगे, डीएम नैनीताल साहब को बताएंगे या मुझे बताएंगे। तो उधर नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर शहर की महिलाओं ने एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन किया। इस दौरान कई सामाजिक संगठन प्रदर्शन में शामिल हुए और आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि आज समाज में महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हाल में जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर संगठन कई लोग आए हैं, ज्ञापन आप लोगों ने दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित कर कि हम लोग भेजेंगे। कुछ बातें हैं जो विशेषकर जो ऑटो रिक्शा चालक हैं या जो विभिन्न तरह के यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं उनके सत्यापन को लेकर परिवहन विभाग, पुलिस सभी के द्वारा अभी हाल में अभियान भी चलाया गया था और इसमें आगे भी हम लोग रूटीन में भी अभियान चलाएंगे और सत्यापन को भी पुलिस के लिए हम लोगों की सभी आज 24-25 संगठन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सारी महिला शक्ति, सारे भाई बंधु इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों का बस एक ही मकसद है, नदीम बलात्कारी को फांसी दो, हमारी हिंदू बेटी को, हमारी नाबालिग बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे नियम कानून बदल रहे हैं, जो यातायात के खिलाफ जो नियम कानून बदले हैं उनके खिलाफ दोबारा से अभियान चलाया जाए। और तो आपको क्या लगता है? पुलिस काम कर रही है, पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस से भी कहीं ना कहीं ढील हुई है, यातायात में कहीं ना कहीं यातायात पुलिस से भी कहीं ना कहीं ढील हुई है। क्योंकि अगर उनसे ढील नहीं होती तो ये जो ई रिक्शा ऑटो वाले हैं वो बिना सत्यापन, बिना डीएल और बिना किसी चीजों फॉर्मेलिटीज के गाड़ी चला सकते। दिल दहलाने वाली एक घटना है। मतलब हम सोच नहीं सकते कि दिन दहाड़े ऑटो में एक लड़की के साथ दुष्कर्म इस तरह से शहर के अंदर हमारे होगा और एक ऐसी घटना जिससे हर महिला का दिल बहुत दुखी है। और इसलिए आज हम शहर की तमाम एनजीओ से जुड़ी हुई और सामाजिक कार्य करता है जो यहाँ पर है, सभी यहाँ पर मौजूद है एसडीएम कोर्ट में, कि हमारी यह मांग है कि जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं और इस पे रोक लगनी चाहिए और आगे किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह से किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बेटी की इज्जत
सर पे हाथ डालने की कोशिश करे। और हमारी सिर्फ यही मांग है कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, ताकि जो भी इस तरह की सोच भी इसके अंदर आती है ऐसा काम करने की, उसका पहले ही दिल रह जाए कि हाँ मेरे साथ आगे क्या। निंदनीय कार्य है और सिर्फ यही घटना नहीं, मैं अभी अपने भी ग्रुप में डाला था कि इस समय का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ा हुआ है। जगह जगह छुट भैया नेता लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, पीछे से मारपीट हो रही है। तो यही चीज़ एक छोटे कदम ना आगे जाके बढ़ जाएगा। तो इसके लिए बहुत सीरियसली आप लोगों को भी, हमको भी और पुलिस प्रशासन को भी, अधिकारियों को भी एक कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि कोई बहुत बड़ा हादसा आगे ना हो। ये एक बहुत बड़ी बात है कि विक्षिप्त लड़की के साथ में ऐसा हो गया है, और इस चीज़ को रोकथाम के लिए करना तो चाहिए कुछ ना कुछ कड़े कदम। ये नाबालिग लड़की के संग बलात्कार हुआ है हल्द्वानी जैसे शांत शहर में। ये ऐसी पहली घटना है, दिन दहाड़े किसी नाबालिग लड़की के संग आप टेम्पो में बैठा रहे हैं, संगीत क्लास को जा रही है, माता पिता को पता नहीं, समाज के हिस्से को नहीं पता, या किसकी दृष्टि पड़ी नहीं पड़ी, उस बच्ची के संग बलात्कार हुआ, उसकी हम घोर निंदा कर रहे हैं। सारी महिला, जितने भी संगठन है महिला प्रधान, वो तो आए हैं, और पुरुष भी कहीं ना कहीं हमारा समर्थन कर रहे हैं कि हल्द्वानी जैसी शांत प्रिय जगह में, उत्तराखंड के ऐसे शहर में जो कार्यकारी क्षेत्र है, पहचान है, इतनी गंदी, इतनी बुरी, निंदनीय घटना हुई है, बलात्कार हुआ है उस बलात्कारी नदीम को। क्योंकि हम किसी विशेष वर्ग को नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि किसी के अंदर भी गंदगी हो सकती है। आज हमारी मांग उसको सजाए मौत की है। दूसरी दो मांगे हैं, सारे टेम्पो चालकों का वेरिफिकेशन कराया जाए। सभी टेम्पो चालक बिना आप ड्राइविंग लाइसेंस के, कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पे ड्राइविंग ना करे, वेरिफिकेशन हो, उसका नाम लिखा हो, उसका पता हो, ऐसे ही टेम्पो में हम लोग भी बैठेंगे, हमारी बेटियां भी सुरक्षित है। जगह जगह कैमरे लगाए जाए, इसकी हमारी मांग है। और निंदा करते हैं हम, पूरा शहर निंदा करता है, सारे संगठन निंदा करते हैं, शर्मसार करने वाला। यमुना नदी का जल हर जगह पर प्रवाहित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मां यमुना कहां से निकली है? आज हम आपको इसके पूरे अस्तित्व के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम इन्हीं पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास को बताते हैं। अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से, जहां से होती है 4 धाम यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है, और ये गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। मां यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टिहरी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री की बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टिहरी गढ़वाल के राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही मां यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देवी की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज है। जब मां यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार मनाया। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय।
पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है, इसीलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खोले जाते हैं, यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत, जहां तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे, तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगता रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए चार धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।